2023 लद्दाख ने एक अजीब रिकॉर्ड बनाया। टूरिस्ट की संख्या पहली बार इतनी बढ़ गई कि कुछ महीनों के लिए वहां आने वाले विजिटर्स की पॉपुलेशन परमानेंट रेजिडेंट्स के आसपास पहुंचने लगी। हॉस्टल्स फुल थे, कैफेज पैक्ड थे, बाइक्स हर रोड पर थी और सोशल मीडिया पर हर दूसरी ट्रैवल रील्स लद्दाख की थी। दूर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, एक ड्रीम डेस्टिनेशन, एक हिमालयन पैराडाइज। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा हिस्सा भी था। इसी वक्त लद्दाख के कई गांव पानी के लिए परेशान थे। ये बात सुनने में हैरान करने वाली लगती है। एक ऐसा जगह जहां दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं, वहां पानी की कमी कैसे हो सकती है? अगर बर्फ इतनी है तो खेतों तक पानी क्यों नहीं पहुंच रहा? ये सिर्फ लद्दाख की प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज की भी कहानी है, डेवलपमेंट की भी, और एक ऐसे इंसान की भी जिसने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियरिंग से ज्यादा नेचर को समझने की कोशिश की। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस आइडिया के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं चाहिए थी, ना इंजीनियरिंग चाहिए थी, ना इलेक्ट्रिसिटी, और ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी। बस बर्फ को सही तरीके से यूज करने की जरूरत थी, और उसके लिए ग्रेविटी का साथ काफी था। उस इन्वेंशन को देखने के लिए नासा के साइंटिस्ट आए, रिसर्चर्स आए, और दुनिया भर में उसकी बात होने लगी। तो सवाल ये है कि एक सिंपल सा आइडिया इतना बड़ा एग्जाम्पल कैसे बन गया, और क्या एक इंजीनियर सच में एक पूरे रीजन का फ्यूचर बदल सकता है, या फिर असली प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी से ज्यादा पॉलिटिक्स और इन्वायरमेंटल होती है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए पहले लद्दाख को समझना जरूरी है। लद्दाख को अक्सर लोग गलत समझते हैं। दूर से देखो तो बस स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखते हैं, लेकिन रियलिटी में लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। और यहाँ डेजर्ट का मतलब सिर्फ रेत नहीं होता, डेजर्ट का मतलब होता है बहुत कम रेनफॉल। लद्दाख के कुछ हिस्सों में पूरे साल में सिर्फ 50 से 100 मिलीमीटर तक बारिश होती है, जबकि इंडिया के कई शहरों में एक दिन में इससे ज्यादा बारिश हो जाती है। तो फिर सवाल ये है कि लद्दाख में पानी आता कहाँ से है? तो इसका जवाब है ग्लेशियर्स। हर साल सर्दियों में बर्फ जम जाती है, फिर गर्मी आने पर वो धीरे धीरे पिघलती रहती है, और वही मेल्ट वाटर नीचे विलेज और फार्म्स तक पहुंचता है। सुनने में ये सिस्टम काफी सिंपल लगता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। फार्मर्स को पानी अप्रैल और मई में चाहिए होता है। इस वक्त खेतों में बीज बोया जाता है, लेकिन ग्लेशियर्स उस टाइम उतना मेल्ट ही नहीं करते। जून और जुलाई में जब धूप तेज होती है तब ग्लेशियर्स ज्यादा पानी छोड़ते हैं, लेकिन तब तक कई खेतों के लिए देर हो चुकी होती है। यानी पानी तो था, लेकिन सही वक्त पर नहीं था। और क्लाइमेट चेंज ने इस पूरे प्रॉब्लम को मुश्किल बना दिया था। एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहे थे, कई छोटे छोटे ग्लेशियर्स धीरे धीरे पीछे हट रहे थे, स्नोफॉल का पैटर्न भी बदल रहा था, कभी अनएक्सपेक्टेड फ्लड देखने को मिलता और कभी अनयूजुअल ड्रॉट। एक इकोसिस्टम जो 1000 सालों से बैलेंस में था वो अब धीरे धीरे अनस्टेबल होने लगा था। लेकिन इस स्टोरी की शुरुआत क्लाइमेट चेंज से भी पहले हो चुकी थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ग्लेशियर से नहीं, एक क्लासरूम से शुरू हुई थी, जहां बच्चे बार बार फेल हो रहे थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। 1990s के पास लद्दाख का एजुकेशन सिस्टम एक अजीब पैराडॉक्स था। स्कूल्स थे, टीचर्स भी थे, स्टूडेंट्स मेहनत भी करते थे, फिर भी रिजल्ट बहुत खराब आते थे। बाहर से देखने वाले लोगों ने बस इतना ही सोचा कि शायद बच्चे ही वीक होंगे। लेकिन जब एक ही प्रॉब्लम बार बार रिपीट होने लगी तो जरूरी नहीं कि गलती स्टूडेंट की हो, कभी कभी प्रॉब्लम पूरे सिस्टम में होती है। सोचिए, एक बच्चा घर में लद्दाखी बोलता है, स्कूल जाता है, लेकिन बुक्स किसी और कॉन्टेक्स्ट में होती है, एग्जाम्पल किसी और क्लाइमेट के होते हैं, लैंग्वेज अलग होती है, कल्चर अलग होता है, और फिर उसे कंपेयर किया जाता है उन स्टूडेंट के साथ जिनके लिए ये सिस्टम बना ही नहीं था। असली सवाल ये नहीं था कि लद्दाख के स्टूडेंट इंटेलिजेंट थे या नहीं, सवाल ये था कि क्या एजुकेशन उनके लिए सुटेबल था या नहीं। इसी सवाल ने एक यंग इंजीनियर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उस इंजीनियर का नाम था सोनम वांगचुक। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सोनम वांगचुक ने एजुकेशन को कभी सिर्फ नंबर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा। उनके लिए एजुकेशन का मतलब था कि क्या एक स्टूडेंट रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या नहीं। अगर जवाब नहीं है तो फिर हायर मार्क का क्या फायदा। ये सोच उनके बचपन से आई थी। सोनम वांगचुक ने अपनी स्कूलिंग का एक हिस्सा ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम के बाहर स्पेंड किया था। बाद में उन्होंने कई इंटरव्यूज में बताया कि जब फॉर्मल एजुकेशन उनके लैंग्वेज और पेस से मैच नहीं कर रही थी, तब उन्होंने ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके और खुद सीखने की आदत डेवलप की। शायद इसी वजह से उनकी लर्निंग कभी सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवारों तक लिमिटेड नहीं रही। इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद जब वो लद्दाख लौट कर आए तो उन्होंने सीधा कोई इंस्टीट्यूट खोलने का प्लान नहीं बनाया। सबसे पहले उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि असली प्रॉब्लम क्या है। अगर स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं तो क्या उन्हें और ट्यूशन की जरूरत है, या फिर पूरा मॉडल ही गलत बना हुआ है। इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है सेकमॉल, जिसका मतलब है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। लेकिन सेकमॉल सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं था, ये एजुकेशन को देखने का एक अलग नजरिया था। यहाँ फोकस सिर्फ एग्जाम पर नहीं था, फोकस लर्निंग पर था, और उससे भी ज्यादा फोकस था प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। सोनम वांगचुक ने एक और चीज नोटिस की थी, चाहे बात स्टूडेंट की हो या लद्दाख की पानी की, प्रॉब्लम रिसोर्सेज की कमी नहीं थी।
असल प्रॉब्लम सिस्टम और टाइमिंग की थी। अगर एक स्टूडेंट को उसकी लैंग्वेज और इन्वायरमेंट से अलग करके एजुकेशन दी जाए तो प्रॉब्लम उसकी इंटेलिजेंस की नहीं होती, सिस्टम की होती है। और वहीं अगर ग्लेशियर का पानी उस वक्त आए जब खेतों को उसकी जरूरत ही ना हो तो प्रॉब्लम पानी की क्वांटिटी की नहीं बल्कि टाइमिंग की होती है। ये पैटर्न बार बार सामने आ रहा था और धीरे धीरे इसी सोच ने सेकमॉल का मॉडल तैयार किया। सेकमॉल को समझने के लिए उसके कैंपस को देखना भी जरूरी है। लेह से कुछ दूर एक खुला सा बैरन लैंडस्केप, ना कोई ग्रैंड एकेडमिक बिल्डिंग, ना एयर कंडीशनड क्लासरूम, ना शाइनी इंफ्रास्ट्रक्चर। दूर से देखो तो ये किसी मॉडर्न यूनिवर्सिटी से ज्यादा एक विलेज सेटलमेंट लगता है। लेकिन इसी जगह पर एजुकेशन को एक अलग तरीके से देखा गया। यहाँ स्टूडेंट सिर्फ लेक्चर अटेंड नहीं करते थे, वो बिल्डिंग्स बनाते थे, सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते थे, किचन मैनेज करते थे, वाटर सिस्टम्स मेंटेन करते थे और डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करते थे। यहाँ गलती करना भी एजुकेशन का ही एक हिस्सा माना जाता था। ट्रेडिशनल एजुकेशन में अक्सर पहले थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल आता है, लेकिन यहाँ अप्रोच काफी हद तक उल्टी थी। पहले प्रॉब्लम देखो, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढो, थ्योरी जरूरत पड़ने पर सीख लो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं थी। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि नॉलेज तब तक अधूरी है जब तक उसका असल दुनिया से कनेक्शन ना हो। और धीरे धीरे इसका असर दिखने भी लगा। जो स्टूडेंट सिस्टम में फेल लेबल के साथ बाहर निकल रहे थे वही स्टूडेंट नए एक्सपेरिमेंट करने लगे थे। उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात थी, सेकमॉल का ऑब्जेक्टिव कभी आईआईटी या यूपीएससी टॉपर बनाना नहीं था। उनका ऑब्जेक्टिव था प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना। और शायद इसी डिफरेंस ने सोनम वांगचुक की सोच को डिफाइन किया। इसी वजह से जब लद्दाख के सामने अलग अलग चैलेंजेस आया तो उन्होंने उसका जवाब किसी लेबोरेटरी में नहीं ढूंढा, उन्होंने माउंटेन्स को ऑब्जर्व किया। क्योंकि लद्दाख में विंटर और समर सिर्फ सीजन नहीं होते, ये सर्वाइवल का कैलेंडर होते हैं। अक्टूबर के बाद टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। कई जगहों पर टेम्परेचर -20 और -30 डिग्री तक पहुंच जाता है और कभी कभी उससे भी नीचे। कई बार नदियां जम जाती हैं, फील्ड्स खाली हो जाते हैं और गांव स्प्रिंग का इंतजार करते हैं। फिर अप्रैल आता है, बीज बोया जाता है, खेतों को पानी की जरूरत होती है, लेकिन उस वक्त ग्लेशियर्स अभी भी काफी हद तक फ्रोजन होते हैं। एक फार्मर के लिए 1 या 2 हफ्ते की डिले भी पूरी हार्वेस्ट को अफेक्ट कर सकता है। अगर पानी लेट आया तो फसल का नुकसान होगा और फिर उससे होने वाली इनकम का भी, और कभी कभी पूरे साल की प्लानिंग खराब हो जाती है। अब नेचुरली एक सोल्यूशन दिमाग में आता है, क्यों ना डैम्स बना लिया जाए, रिजर्वियर बना लिया जाए, पाइपलाइन के जरिए पानी खेतों तक लाया जाए। लेकिन लद्दाख का टेरेन इतना सिंपल भी नहीं है। हाई ऑल्टीट्यूड, एक्सट्रीम विंटर, रिमोट विलेज, हर जगह कन्वेंशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल नहीं होता। और यहीं सोनम वांगचुक ने एक बेसिक सा सवाल पूछा, अगर नेचर विंटर में इतनी सारी आइस फ्री में बना रहा है तो हम उस आइस को वहीं प्रिजर्व क्यों नहीं कर सकते हैं जहां हमें उसकी जरूरत है। सवाल बहुत सिंपल था लेकिन इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। लद्दाख के लोगों ने सालों से देखा था कि कुछ जगहों पर पाइपलाइन से लीक होने वाली पानी सर्दियों में आइस के बड़े बड़े कॉलम्स बना देती हैं और समर आते आते ये धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। यानी आर्टिफिशियली बनी हुई आइस नेचुरल ग्लेशियर से नीचे भी सर्वाइव कर सकती थी। ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ऑब्जर्वेशन को इन्वेंशन बनाने के लिए एक इंजीनियरिंग की जरूरत थी। एक ऐसे इंजीनियरिंग की जो सिंपल हो और उसे कोई भी बना सके। सोनम वांगचुक और उनकी टीम ने सोचा कि अगर विंटर में ग्लेशियर्स का थोड़ा सा पानी पाइपलाइन के थ्रू नीचे लाया जाए और उसे फाउंटेन की तरह हवा में स्प्रे किया जाए तो माइनस टेम्परेचर उस पानी को तुरंत जमा देगा। फिर उसके ऊपर एक और लेयर जम जाएगी, फिर उसके बाद एक और ऐसे ही धीरे धीरे महीनों के अंदर एक बड़ा आइस स्ट्रक्चर बनने लगेगा। लेकिन यहाँ एक और सवाल था, ये स्ट्रक्चर कोन शेप का ही क्यों हो, सीधा एक बड़ा आइस ब्लॉक क्यों नहीं? इसका जवाब जियोमेट्री में छुपा था। अगर आप एक क्यूब और एक कोन में सेम अमाउंट की आइस रखें तो कोन का सरफेस एरिया कंपैरेटिवली कम होता है और सरफेस एरिया कम होगा तो धूप का असर भी रिलेटिवली कम होगा। मतलब आइस धीरे धीरे पिघलेगा और ज्यादा समय तक टिक पाएगा। इसी वजह से स्ट्रक्चर को नाम भी दिया गया आइस स्तूपा। इसकी शेप बौद्धिस्ट स्तूपा से इंस्पायर्ड थी, लेकिन इसका पर्पस पूरी तरह से साइंटिफिक था। जब पहला सक्सेसफुल आइस स्तूपा बना तो उसने प्रॉब्लम को देखने का नजरिया ही बदल दिया। अब विलेजेस को ग्लेशियर के नेचुरली मेल्ट होने का इंतजार नहीं करना पड़ता था। विंटर का पानी उनके पास ही स्टोर होता था और जैसे ही स्प्रिंग आती थी ये आइस धीरे धीरे पिघलने लगती थी, बिल्कुल उस वक्त जब फार्मर्स को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। यहाँ असल इनोवेशन शायद आइस कोन का नहीं था, असल इनोवेशन टाइम को बदल देना था। पानी की क्वांटिटी लगभग वही थी लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी बदल दी गई थी। और कई बार इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम नया रिसोर्स बनाना नहीं होता, बल्कि जो रिसोर्स पहले से मौजूद है उसे सही वक्त पर सही जगह तक पहुंचाना होता है। इसी वजह से आइस स्तूपा ने सिर्फ लद्दाख का ध्यान ही नहीं बल्कि दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। साइंटिस्ट और क्लाइमेट रिसर्चर देखने आए
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस आइडिया पर डिस्कशन होने लगी। यहाँ तक कि 2016 में सोनम वांगचुक को रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइज दे दिया गया और इसी के साथ आइस स्तूपा का ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिलने लगी। लेकिन जितनी अटेंशन बढ़ी उतनी ही नए सवाल भी सामने आने लगे। क्या आइस स्तूपा हर जगह का सोल्यूशन है या फिर ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही काम करता है? रिसर्चर का कहना था कि ये टेक्नोलॉजी यूनिवर्सल रिप्लेसमेंट नहीं है। इसके लिए कंसिस्टेंटली फ्रीजिंग विंटर की जरूरत होती है, सुटेबल टेरेन चाहिए होता है और एक लोकल वाटर सोर्स भी होना जरूरी है, जिसका सीधा मतलब था कि ये ट्रॉपिकल रीजन में काम नहीं करेगी और ना ही हर डेजर्ट में। लेकिन लद्दाख जैसे हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट के लिए ये एक प्रैक्टिकल एडेप्शन स्ट्रेटेजी बन गई। इसी वजह से दुनिया सोनम वांगचुक को एक इन्वेंटर के रूप में देखने लगी। लद्दाख के लोगों के लिए उनकी बात सिर्फ इन्वेंशन तक लिमिटेड नहीं थी। दरअसल लद्दाख की प्रॉब्लम सिर्फ पानी की नहीं थी, प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग की भी थी। और ये बात धीरे धीरे इतनी इंपॉर्टेंट होती गई कि जो डिस्कशन पहले क्लासरूम और ग्लेशियर तक लिमिटेड था वो आगे चलकर दिल्ली की पॉलिटिक्स तक पहुंच गया। 5 अगस्त 2019 को इंडिया की पार्लियामेंट में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेटिव फ्यूचर भी बदल दिया। दरअसल इस दिन आर्टिकल 370 के ज्यादातर प्रोविजंस हटा दिए गए और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद पूरे स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी तरफ लद्दाख। उस वक्त नेशनल मीडिया का फोकस आर्टिकल 370 के साथ सिक्योरिटी, कंस्ट्रक्शन और पॉलिटिक्स पर था, लेकिन लद्दाख के अंदर अलग कॉन्वर्सेशन चल रही थी। काफी लोग इस डिसीजन का वेलकम कर रहे थे। उनका मानना था कि अब लद्दाख को डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, टूरिज्म आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा और सालों पुरानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड पूरी होगी। लेकिन वहां सब लोग इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे। कुछ लोगों की कंसर्न बिल्कुल अलग थे। उनका मानना था कि अगर डेवलपमेंट काफी तेजी से होगा तो क्या हिमालयन इकोसिस्टम उस प्रेशर को हैंडल कर पाएगा भी या नहीं, और अगर डिसीजन ले या दिल्ली में लिया जाए तो रिमोट विलेजेस की आवाज कौन उठाएगा। इसी दौरान एक टर्म बार बार सामने आने लगी, 6th शेड्यूल। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन है जो कुछ ट्राइबल मेजॉरिटी एरियाज को स्पेशल प्रोटेक्शन देता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि लोकल कम्युनिटीज को लैंड, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पर ज्यादा कंट्रोल मिल सके। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सारे ट्राइबल एरियाज ऑटोमेटिकली 6th शेड्यूल के अंडर नहीं आते थे और लद्दाख भी उनमें शामिल नहीं था। इसी वजह से कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और लोकल लीडर्स ने डिमांड उठानी शुरू की कि लद्दाख को भी 6th शेड्यूल की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। उनका आर्ग्यूमेंट था कि ये सिर्फ आइडेंटिटी का इशू नहीं है, ये इकोलॉजी का भी इशू है। अगर फ्यूचर में अनरिस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रक्शन हुए, माइनिंग एक्सपेंड हुई या लैंड ओनरशिप के रूल्स बदल गए तो हिमालयन लैंडस्केप परमानेंटली बदल सकता है। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट और पॉलिसी मेकर्स का कहना था कि डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। हमें रोड्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट चाहिए और इन सब के लिए पॉलिसी डिसीजन को सिंप्लीफाई करना भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ दोनों तरफ कंसर्न रियल थे, एक तरफ प्रिजर्वेशन थी और दूसरी तरफ प्रोग्रेस, और इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं था। इसी डिबेट के बीच सोनम वांगचुक का रोल भी धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो सिर्फ इंजीनियर या एजुकेशन रिफॉर्मर नहीं थे, लोग उनकी बातें अब एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल की तरह सुनने लगे थे। उन्होंने कई इंटरव्यूज और पब्लिक स्टेटमेंट में कहा कि लद्दाख का डेवलपमेंट जरूर होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट की डिफिनेशन सिर्फ कॉन्क्रीट और टूरिज्म तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। अगर लोकल इकोलॉजी ही डैमेज हो गई तो जिस लद्दाख को देखने लोग आते हैं वही धीरे धीरे खत्म हो सकता है। ये आर्ग्यूमेंट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं था, ये ज्यादातर लॉन्ग टर्म प्लानिंग का आर्ग्यूमेंट था। और फिर 2024 में ये डिसीजन नेशनल हेडलाइन बन गई। मार्च 2024 में सोनम वांगचुक ने लेह में एक 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट शुरू किया। उन्होंने इसे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट से ज्यादा एक इन्वायरमेंटल अपील बताया। उनकी मेजर डिमांड में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और लोकल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग शामिल थी। हर दिन उनके वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। माइनस टेम्परेचर, एक सिंपल टेंट और एक आदमी जो खाना छोड़कर एक रीजन के फ्यूचर की बात कर रहा था। इस मूवमेंट को सपोर्ट भी मिला और क्रिटिसिज्म भी। कुछ लोगों का मानना था कि ये लद्दाख की जेन्युइन कंसर्न को नेशनल लेवल तक पहुंचाने की जरूरी कोशिश है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू इतने सिंपल नहीं होते और इसका सोल्यूशन डायलॉग और पॉलिसी प्रोसेस के थ्रू ही निकल सकता है। और शायद ये बात डेमोक्रेसी में नॉर्मल भी है। एक ही इशू को अलग लोग अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन इस पूरी डिस्कशन में सोनम वांगचुक बार बार एक चीज की तरफ ध्यान दिलाते रहे, क्लाइमेट। उनके लिए इन्वायरमेंट कोई अलग इशू नहीं था, एजुकेशन भी उसी से जुड़ी हुई थी, वाटर भी, टूरिज्म भी, इकोनॉमी भी
और गवर्नेंस भी। अगर ग्लेशियर्स रिट्रीट करते रहेंगे तो आइस स्तूपा सिर्फ एडेप्शन का टूल रहेगा, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। अगर एजुकेशन लोकल रियलिटी से डिस्कनेक्ट रहेगी तो नई इनोवेटर कौन तैयार करेगा? और अगर डेवलपमेंट इकोलॉजिकल लिमिट को इग्नोर करेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाएगा, लेकिन जिस लैंडस्केप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसका क्या होगा? और शायद यहीं आकर हम वापस उस सवाल पर लौट सकते हैं जिसे इस कहानी की शुरुआत हुई थी। एक ऐसी जगह जहां ग्लेशियर्स हैं, वहां पानी की कमी कैसे हो सकती है? शुरुआत में ये एक साइंटिफिक पजल लग रहा था, लेकिन अब शायद इसका जवाब थोड़ा बड़ा दिखने लगता है। कई बार प्रॉब्लम रिसोर्सेज की कमी से पैदा नहीं होती, रिसोर्सेज और सिस्टम के बीच डिस्कनेक्ट से होती है। लद्दाख में बर्फ है लेकिन उसका टाइमिंग मैटर करता है। स्कूल्स है लेकिन उनका डिजाइन मैटर करता है। डेवलपमेंट हो सकता है लेकिन उसकी डायरेक्शन मैटर करती है। और शायद इसीलिए सोनम वांगचुक की कहानी सिर्फ एक इन्वेस्टर की कहानी नहीं लगती, ना ही सिर्फ एक एक्टिविस्ट की और ना ही सिर्फ एक एजुकेटर की। उनके काम को अगर एक लाइन में समझा जाए तो शायद वो ये है, हर प्रॉब्लम को पहले ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार सोल्यूशन किसी नई टेक्नोलॉजी में ही हो। कभी कभी जवाब ऑलरेडी हमारे आस पास होता है, बस जरूरत होती है उसे सही तरीके से देखने की और उसकी वैल्यू समझने की और उसे सही वक्त पर इस्तेमाल करने की। और शायद इसीलिए लद्दाख का फ्यूचर सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि वहां कितनी बर्फ गिरती है, बल्कि इस बात पर करेगा कि उस बर्फ, उस जमीन और वहां रहने वाले लोगों के बीच बैलेंस कितनी समझदारी से बनाया जाता है। क्योंकि आखिर में किसी भी सिविलाइजेशन की असली स्ट्रेंथ उसकी टॉलेस्ट बिल्डिंग या सबसे बड़े हाईवेज से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि सबसे नाजुक इकोसिस्टम के साथ कितनी देर तक और कितनी जिम्मेदारी से जी पाती है।